आओ आज आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं ईयर 2020, जिसे हम कोरोना काल के नाम से जानते हैं। और इस कोरोना काल में आई वॉज इन क्लास 11th और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th की मैथ्स की बुक। तो आज हम बीएससी सेकेंड सेम पढ़ने वाले हैं या क्लास 11th पढ़ने वाले हैं। इसका सस्पेंस तो वीडियो को देखने पर ही खत्म होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ्स एजुकेटर। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेकेंड सेम का सिलेबस, जहां हमें पढ़ना है मैथमेटिकल थ्योरी। और इस मैथमेटिकल थ्योरी में हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3 से, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अगर हमें बीएससी सेकेंड सेम में थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है तो मैं आपको फ्लैशबैक में क्लास 11th में क्यों लेकर गई, आइए जानते हैं। तो क्लास 11th में हम एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है कॉनिक सेक्शन। तो अगर आपको क्लास 11th का कॉनिक सेक्शन याद है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं याद है तो आज की वीडियो देखने के बाद आपके कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर होंगे, क्योंकि आज हम कॉनिक सेक्शन को 3D में समझने वाले हैं। जी हाँ, आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, कॉनिक सेक्शन को 3D में समझेंगे। मैंने अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाई है और मैं कोशिश करूंगी कि उस क्रिएटिविटी के थ्रू मैं आपको कॉनिक सेक्शन को बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। मुझे नहीं पता कि आज की वीडियो का आउटकम क्या होने वाला है, बट मैंने मेरी पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको कॉनिक सेक्शन को बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमें जो थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है उसमें सबसे पहला चैप्टर हमारे पास है ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स। तो ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स समझने से पहले हमें कॉनिक्स के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और यही हमारा पूरा कॉनिक सेक्शन का बेसिक है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो देखिए, ये जो डायग्राम मैंने यहाँ बोर्ड पे बनाया है, डायग्राम में आपको ऊपर एक कोन दिख रहा है और नीचे एक और कोन दिख रहा है। पर ये जो डबल राइट सर्कुलर कोन है, इसका फॉर्मेशन होता कैसे है, सबसे पहले उसे समझते हैं कि ये जो 3D डायग्राम है ये एक्चुअल में बना कैसे। तो देखिए, इसके लिए मेरे पास यहाँ दो लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस मैं कह सकती हूँ। ये जो एक स्ट्रेट लाइन है ये हमारी क्या है, एक्सिस ऑफ दैट कोन है। जो आपको यहाँ ए, वी और ए डैश दिख रही है, ये मेरी एक्सिस है। अब मैंने क्या किया, इस एक्सिस पर एक और स्ट्रेट लाइन लेकर आई और इस स्ट्रेट लाइन को लेट से किसी अल्फा एंगल पर इसे इंक्लाइन कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि दोनों लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। और ये जो एंगल इन दोनों के बीच में बन रहा है, लेट से ये एंगल क्या है, अल्फा है। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को ऐसे समझेंगे तो ये रही मेरी एक्सिस और ये रही मेरी ये वाली लाइन जिसे मैंने इसे इंक्लाइंड फॉर्म में लगाया है, और इन दोनों के जो बीच में एंगल बन रहा है वो क्या है, अल्फा है। अब मैं क्या करूंगी, जब मैंने इन दोनों को फिक्स कर दिया, इन पॉइंट्स को फिक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक्सिस है जो स्ट्रेट है और ये वो लाइन है जो इंक्लाइंड है जिसने इस एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया है। अब मैं क्या करती हूँ, अगर इस इंक्लाइंड लाइन को इस तरीके से रोटेट करूंगी और बहुत फास्टली जब ये रोटेट होगा तो आप देख सकते हैं किसका फॉर्मेशन होगा, एक राइट सर्कुलर डबल कोन का फॉर्मेशन होगा। डबल राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मेशन होगा। एक कोन ऊपर बनेगा और एक कोन कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। जब ये वाली लाइन इस पर इस तरीके से क्या होगी, रोटेट होगी, तो ऊपर एक कोन का फॉर्मेशन होगा और नीचे भी एक कोन का फॉर्मेशन होगा, और इसे ही हम क्या कहते हैं, डबल राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। और ये जो लाइन जिसने इस कोन का फॉर्मेशन किया है, इसे हम क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। और ये जो फिक्स्ड लाइन थी, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। और हमने देखा कि एक राइट सर्कुलर कोन ऊपर बना है और एक राइट सर्कुलर कोन नीचे बना है, तो इनका जो पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो यही सारी थ्योरी मैंने यहाँ लिखी है कि एक पीक्यू लाइन थी, उसे हमने क्या कहा, इस राइट सर्कुलर कोन का जनरेटर कहा। नेक्स्ट हमने देखा कि ए, वी, ए डैश क्या है, इसकी एक्सिस है, और वी जो है इसका वर्टेक्स है, और जो एंगल ये बनाता है इसे हम क्या कहते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल कहते हैं। और ये जो डायग्राम आपके सामने, इसे हम लोग डबल राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। अभी जो डबल राइट सर्कुलर कोन है वो आपको 2D में तो इस बोर्ड पर दिख रहा है, आइए उसे 3D में देखते हैं। तो अब देखिए, 2D से मैंने इस डबल राइट सर्कुलर कोन को 3D में ले आई हूँ। आप देख सकते हैं कि ये वही डबल राइट सर्कुलर कोन है जिसे हमने एक एक्सिस और एक जनरेटर से जनरेट किया था। एक कोन ऊपर है जो कि 3D में आप देख सकते हैं, और एक कोन नीचे है, और ये दोनों कोन मिलकर जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसे हम लोग डबल राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। अब इस डबल राइट सर्कुलर कोन के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इस कोन के ऊपर हम लोग एक प्लेन को लेकर आएंगे, उसे अलग अलग एंगल पर इंटरसेक्ट कराएंगे और हमें अलग अलग सेक्शंस मिलेंगे। उन्हीं सेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, कोनिक सेक्शंस कहते हैं। अब ये जो कोनिक सेक्शंस है वो कैसे बनते हैं और कैसे हमें प्लेन को और इस डबल राइट सर्कुलर कोन को इंटरसेक्ट कराना है, आइए देखते हैं। देखिए, जैसा कि अभी हमने समझा कि हमने क्या किया, एक जनरेटर लाइन से एक डबल राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मेशन किया, और जब हम इस डबल राइट सर्कुलर
सर्कुलर कोन को किसी प्लेन से इंटरसेक्ट कराते हैं अलग अलग एंगल्स पर, तो हमें कॉनिक सेक्शंस मिलते हैं। अब वो कॉनिक सेक्शन डिपेंड करता है कि आपने उस प्लेन को उस वर्टेक्स V पर इंटरसेक्ट कराया है या फिर वर्टेक्स V से ऊपर और नीचे कहीं इंटरसेक्ट कराया है। अगर आप वर्टेक्स V पर उस प्लेन को इंटरसेक्ट कराते हैं तो आपको अलग कॉनिक सेक्शंस मिलेंगे, और अगर आप वर्टेक्स V के ऊपर से उस प्लेन को इंटरसेक्ट कराते हैं तो आपको अलग कॉनिक सेक्शंस मिलेंगे। तो हमने क्या किया है, कॉनिक सेक्शन को क्लासिफाई किया है दो पार्ट्स में। जब क्या कर रहे हैं, हम प्लेन को पास करेंगे V वर्टेक्स से, जो भी हमारा डबल राइट सर्कुलर कोन का वर्टेक्स पॉइंट है वहां से हम प्लेन को निकालेंगे, और वहां से हमें जो भी कॉनिक सेक्शंस मिलेंगे उसे हमने एक पार्ट में क्लासिफाई किया है। और जब वो प्लेन उस V वर्टेक्स से पास नहीं होगा तब हमें क्या कॉनिक सेक्शंस मिलेंगे, उसे हमने अलग क्लासिफाई किया है। तो जब वर्टेक्स V से पास होगा तो हमें एक पॉइंट मिलता है, हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है और हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब कब पॉइंट मिलेगा, कब स्ट्रेट लाइन मिलेगी और कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने उस प्लेन को किस एंगल पर इंटरसेक्ट कराया है। आइए इसे 3D में समझते हैं। तो देखिए, ये हमारा डबल राइट सर्कुलर कोन है और ये हमारा वो प्लेन है जिसे हमें इससे इंटरसेक्ट कराना है या फिर मैं कहूँ पास कराना है। तो हम पहला केस क्या लेकर चल रहे हैं, जब हमें V वर्टेक्स, ये जो V वर्टेक्स आपको दिख रहा है जहां ये दोनों कोन्स एक दूसरे को मीट करते हैं उसे ही हम वर्टेक्स कहते हैं। अब यहां से अगर मैं इस प्लेन को पास कराती हूं तो क्या होगा, देखिए जैसे ही मैंने इस प्लेन को इस कोन के वर्टेक्स से पास कराया तो ये इस वर्टेक्स से पास तो हो चुका है, पर जब इस प्लेन ने इस डबल राइट सर्कुलर कोन को इस V वर्टेक्स पर इंटरसेक्ट किया, या फिर मैं कहूँ हमने जब इस प्लेन को इस V वर्टेक्स से पास कराया तब क्या हुआ, हमें क्या मिला, हमें एक पॉइंट मिला। और ये पॉइंट हमें कब मिलेगा, जब हमने इस प्लेन को 90 डिग्री पर क्या कराया है, इंटरसेक्ट कराया है। 90 डिग्री से मेरा क्या मतलब है, देखिए हमने कहा था कि जो उसकी एक्सिस है और जो उसके जनरेटर है उसके बीच में अल्फा एंगल बनता है, ठीक है। अब जो उसकी एक्सिस है उससे अगर मैं 90 डिग्री पर प्लेन को लेकर गई तो मुझे क्या मिला, एक पॉइंट मिला। सिमिलरली अब जब मैं प्लेन को लेकर जा रही हूँ तो मेरा जो एंगल है, पहले मेरा एंगल 90 डिग्री था, अब जब मैं प्लेन को पास कराऊंगी तो मेरा एंगल अल्फा है। अल्फा क्या था, अल्फा वो एंगल था जो हमारी एक्सिस और जनरेटर के बीच में बन रहा था। देखिए कैसे, ये हमारी एक्सिस है और ये हमारी जनरेटर लाइन है, इन दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है। अब जितना एंगल ये अल्फा है, अगर उसी एंगल पर मैं इस प्लेन को लेकर आऊंगी तो मुझे क्या मिलेगी, मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब वो तो मैं आपको 3D में नहीं दिखा सकती, कि आपको 3D में दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम इस प्लेन को कैसे इस कोन के अंदर से इंटरसेक्ट कराएं कि हमें क्या मिले, एक स्ट्रेट लाइन मिले। वो स्ट्रेट लाइन आपको मैं नहीं दिखा सकती, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी बातें समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको थोड़ा बहुत दिमाग में क्लियर हो कि जब थीटा अल्फा के बराबर हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और जब हम क्या करें, थीटा को अल्फा से बड़ा ले लें, मतलब कि जो हमारा अल्फा था, जो हमारी एक्सिस और जनरेटर के बीच में बन रहा था, उससे अगर हम थोड़ा सा बड़ा एंगल पर उस प्लेन को इंटरसेक्ट कराएंगे तो हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिलेगी, मतलब हमें दो स्ट्रेट लाइंस मिलेगी। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ से आपको यही ध्यान रखना है कि हम थीटा की वैल्यू क्या सेलेक्ट करते हैं और उस पर हमें क्या कॉनिक सेक्शन ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। हमने क्या किया है, एक डबल राइट सर्कुलर कोन पर एक प्लेन को वर्टेक्स से पास कराया तो हमें 3 कॉनिक सेक्शंस मिले, दैट इज अ पॉइंट, स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं जहां हम वर्टेक्स V से नहीं पास करा रहे हैं उस प्लेन को, तो हमें क्या क्या फॉर्मेशन मिलेंगे। इन्हें 3D में दिखाने की मैंने थोड़ी सी कोशिश की है, देखते हैं आपको उससे समझ आता है या नहीं आता है, या उसका क्या आउटकम निकलता है। देखिए मैं सीरियसली नहीं जानती कि इसका आउटकम कैसा होने वाला है, और आपको ये कंटेंट जिस तरीके से आज मैंने ऑर्गेनाइज किया है आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। बस मैंने अपनी कोशिश की है कि अगर मैं 3D में समझाना चाहूँ तो उसका क्या रिजल्ट आता है, और हो सकता है इस तरीके से आपको थोड़ा अच्छे से समझ आए। तो आइए देखते हैं, जब हम प्लेन को वर्टेक्स V से ना पास करा के कहीं और से पास कराते हैं तो हमें कैसे कॉनिक सेक्शंस मिलते हैं। अब देखिए फिर से मैं ले आई मेरा डबल राइट सर्कुलर कोन, जो दिखने में बिल्कुल अच्छा तो नहीं है पर हाँ काम चला हुआ है, इसे हम लोग समझ जाएंगे। अब ये रहा हमारा डबल राइट सर्कुलर कोन और ये रहा हमारा प्लेन जिसे हमें इस पर इंटरसेक्ट कराना है। अब पहले तो हम वर्टेक्स V से पास कर रहे थे, अब मैं कह रही हूँ कि मैं कहीं और से पास करूंगी। पहली शर्त यही है कि थीटा हमें क्या रखना है, 90 डिग्री
डिग्री रखना है। 90 डिग्री मतलब हमारी जो एक्सिस है उससे 90 डिग्री रखना है, ठीक है। तो एक्सिस फॉर श्योर बीच में होगी और उस पर अगर 90 डिग्री पर मैं इस प्लेन को इंटरसेक्ट कराती हूँ, देखिए कहाँ से, पहले हम लोग बीच में वर्टेक्स से इंटरसेक्ट करा रहे थे, अब मैं यहाँ बीच में से इंटरसेक्ट कराऊंगी। अब देखना जादू होगा और ये प्लेन इसके अंदर चला जाएगा, ऐसे देखिए चला गया ना अंदर। अब आप देखिए कि जब ये इसके अंदर चला गया तो हमें किसका फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। अभी आपको इस डबल सर्कुलर कोन में शायद नहीं दिखेगा, पर अगर मैं इस कोन को हटाकर आपको इस तरीके से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। अगर आप इसकी ट्रेसिंग देखेंगे तो सबसे पहले हमने देखा कि जब इस प्लेन ने इस डबल राइट सर्कुलर कोन को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट किया तो हमें एक सर्कल का फॉर्मेशन मिला। तो सबसे पहला कॉनिक सेक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं वो है सर्कल। हमने देखा कि जब थीटा 90 डिग्री था और प्लेन ने उस राइट सर्कुलर कोन को इंटरसेक्ट किया तो एक सर्कल का फॉर्मेशन हुआ। सिमिलरली जब थीटा क्या होगा, अल्फा से बड़ा है, जैसे यहाँ थीटा अल्फा से बड़ा था और जब हमने वर्टेक्स से पास किया तो हमें दो स्ट्रेट लाइंस मिली। अब जब थीटा अल्फा से बड़ा हो जाएगा तो हमें एलिप्स मिलेगा। देखना चाहेंगे कैसे? तो देखिए फिर से वही कोन, फिर से वही प्लेन। अब इस प्लेन को हमें 90 डिग्री पर पास ना करा के जो हमारा अल्फा है उससे थोड़ा सा बड़े एंगल पे पास कराना है। तो हमें क्या करना है, अल्फा से बड़े एंगल पर इस प्लेन को इस राइट सर्कुलर कोन पर इंटरसेक्ट कराना है। अब देखिए ये हमारा अल्फा एंगल है, अब इससे बड़े एंगल पर मैं क्या करूंगी, इस प्लेन को इस पर इंटरसेक्ट कराऊंगी। अब वही जादू फिर से होने वाला है और ये प्लेन जब इस राइट सर्कुलर कोन को इस अल्फा से बड़े एंगल पर, थीटा क्या है अल्फा से बड़ा है, तब इस पर जब इंटरसेक्ट करेगा, कैसे, देखिए ऐसे आप देख सकते हैं कि अब आपको किसका फॉर्मेशन दिख रहा है, एक एलिप्स का फॉर्मेशन दिख रहा है। अगर अभी भी आप अच्छे से नहीं देख पा रहे तो हम इस कोन को सिंगल कोन बनाकर आपको दिखा सकते हैं कि अब यहाँ किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एक एलिप्स का फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने थीटा को अल्फा से बड़ा रखा। जब हमने थीटा को 90 डिग्री रखा था तब यहाँ सर्कल बन रहा था और जब हमने थीटा को अल्फा से बड़ा रखा है तो यहाँ एलिप्स बन रहा है। सो आई होप आपको ये दोनों कॉनिक सेक्शंस एकदम क्लियर है कि जब थीटा 90 होता है तब सर्कल कैसे बनता है और जब थीटा अल्फा से बड़ा होता है तो एलिप्स कैसे बनता है। अब बारी आती है पैराबोला और हाइपरबोला की। तो आइए इसको भी एक ट्राई करते हैं कैसे ये पैराबोला और हाइपरबोला बनेंगे। अगेन डबल राइट सर्कुलर कोन और हमारा प्लेन। अब शर्त क्या है, अब शर्त ये है कि थीटा अल्फा के बराबर होना चाहिए। अब जब थीटा अल्फा के बराबर है मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जनरेटिंग लाइन है उसी एंगल में हमें क्या करना है, इस प्लेन को पास करना है। तो फिर से हम इस प्लेन को इस कोन से जैसे ही पास करेंगे हमें पैराबोला मिलेगा। तो जैसे ही मैंने उस प्लेन को अल्फा एंगल पर इस डबल राइट सर्कुलर कोन से पास कराया तो हम देख सकते हैं कि हमें किसका फॉर्मेशन मिल रहा है, पैराबोला का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है। तो थर्ड केस भी आपको एकदम क्लियर होगा कॉनिक सेक्शन का, जहाँ हमने ये देखा कि जब अल्फा थीटा के इक्वल होता है तो हमें क्या मिलता है, पैराबोला मिलता है। अब लास्ट केस देखते हैं कि हाइपरबोला कैसे बनेगा। तो अगेन देखिए हाइपरबोला के लिए अब थीटा की शर्त क्या है, थीटा अल्फा से छोटा होना चाहिए। अल्फा इस तरीके से था, अभी हमने देखा कि जब हमने अल्फा एंगल पर इंटरसेक्ट कराया तो हमें यहाँ पैराबोला मिला था। अब थीटा अल्फा से छोटा है, इट मीन्स ऐसा कुछ एंगल होगा। यहाँ हम बड़ा कर रहे थे, हमने देखा कि 90 ऐसा था, जब हमने अल्फा से बड़ा किया तो हमने इस तरीके से एलिप्स बनाया और जब अल्फा के बराबर था तो हमने ऐसे इंटरसेक्ट किया। अब क्या है, अल्फा से छोटा है, अल्फा से छोटा है मतलब आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर जाएगा और ऊपर से भी इसे काटेगा और नीचे से भी इसे काटेगा। तो देखिए जैसे ये प्लेन अल्फा से कम एंगल पर इसे इंटरसेक्ट करेगा तो हमें हाइपरबोला मिलेगा। हाइपरबोला कैसे मिला, जैसे ही इस प्लेन ने अल्फा से कम एंगल पर इसे इंटरसेक्ट किया तो इसने दोनों तरफ से इस डबल सर्कुलर कोन को कट किया है और हम देख सकते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, हाइपरबोला मिल रहा है। तो हमने देखा कि हमने किस तरीके से एक डबल राइट सर्कुलर कोन को प्लेन से इंटरसेक्ट कराकर अलग अलग कॉनिक सेक्शंस को फॉर्म किया। सबसे पहले हमने सर्कल बनाया, एलिप्स बनाया, पैराबोला बनाया और हाइपरबोला बनाया। तो अब आपको कभी भी इन्हें याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपने ये सारे
डायग्राम्स 3D में देख लिए हैं कि जब 90 डिग्री होता है तो सर्कल बनता है, जब थीटा अल्फा से बड़ा होता है तो एलिप्स बनता है, जब थीटा अल्फा के बराबर हो जाता है तो पैराबोला बनता है और जब थीटा अल्फा से छोटा हो जाता है तो हाइपरबोला बनता है। ओके, सो आई होप आपको इस तरीके से कॉनिक सेक्शन को पढ़ने में बहुत मजा आया है। ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया है इसे एज इट इज कॉपी में बना लीजिए ताकि आपको याद रहे कि कब कौन से एंगल पर कौन से कर्व का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं। अब इस सारी कहानी को समझने के बाद हम तैयार है कॉनिक सेक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो आइए वो डेफिनेशन पढ़ते हैं जो हमारी बुक में गिवन है और उसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन। आपकी बुक में कॉनिक सेक्शन की 2 डेफिनेशंस गिवन है। एक डेफिनेशन तो उस बात को समझा रही है जो सारी कहानी हमने आज की वीडियो में समझी है, और वो क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब हम एक डबल राइट सर्कुलर कोन को किसी प्लेन से अलग अलग तरीके से कट करते हैं तो जो हमें अलग अलग सेक्शंस मिलते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कोनिक सेक्शंस कहते हैं। अब ये जो डेफिनेशन है ना, ये क्लास 11th तक सीमित है और आज अगर देखा जाए तो हमने सारी कहानी क्लास 11th की ही पढ़ी है। हमने सारा बेसिक क्लास 11th का पढ़ा है। इसी वजह से मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको कह दिया था कि आज हम लोग फ्लैशबैक में जाएंगे क्लास 11th में, और आज हमने क्लास 11th का सारा बेसिक बहुत अच्छे से समझा है। पर हम तो बीएससी सेकंड सेम पढ़ रहे हैं, तो ये कॉनिक सेक्शन की जो डेफिनेशन है जो 11th क्लास से हमने ली है वो हमारे बीएससी में कैसे काम आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, बीएससी के अकॉर्डिंग कॉनिक सेक्शन की एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन पढ़ेंगे। वो डेफिनेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और उस डेफिनेशन से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी समझेंगे। आज की वीडियो बनाने का मेरा एम बस इतना था कि आपको 11th का जो कॉनिक सेक्शन है वो अच्छे से रिवाइज हो जाए। हम बीएससी के कॉनिक सेक्शन में क्या करने वाले हैं, ये जो अभी हमने कॉनिक्स बनाए, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, इनकी ट्रेसिंग करने वाले हैं। क्योंकि अब हम क्लास 11 से बीएससी में आ चुके हैं तो हमारा लेवल तो बढ़ने ही वाला है। तो इस वजह से हम अब क्या करेंगे, इन कॉनिक्स की ट्रेसिंग करेंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम देखेंगे कि क्वेश्चन में गिवन होगा ट्रेस दिस कॉनिक और उसके सिर्फ इक्वेशन से हम उस पूरे कॉनिक को ड्रॉ करेंगे। तो ये सारी कहानी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में सीखने वाले हैं। आज की वीडियो का आउटकम कैसा होने वाला है आई डोंट नो, क्योंकि मैंने बस रिकॉर्ड करी है। एडिटिंग के बाद मुझे पता चलेगा कि कैसी वीडियो बनी है और आप तक उसे पहुंचानी भी है या नहीं है। पर अगर वो आपके पास पहुंचती है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि सच में आज की क्लास को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है और मैं चाहती हूँ कि मेहनत आप लोगों तक पहुँचे। जिस तरीके से आज 3D में मैंने उस प्लेन को कट करके और आपको कॉनिक सेक्शंस दिखाए, वो कॉनिक सेक्शंस हमें हमारी 11th क्लास में हमारी मैम ने सिखाया था। ये सेम 3D मॉडल हमने हमारी क्लास 11th में बनाया था। और आज जैसे ही मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक खोली और मुझे कॉनिक सेक्शन दिखा तो मेरे दिमाग में सीधा क्लास 11th का वो मॉडल आ गया और मैंने सोच लिया कि जिस तरीके से हमारी टीचर ने मॉडल बनाकर हमें उस बात को समझाया था, आज मैं एक अपनी कोशिश करती हूँ उसी तरीके से समझाने की। आई डोंट नो ये कोशिश सफल हुई है नहीं हुई है, बट हाँ मैंने एक कोशिश करी है, इस बात की मुझे खुशी है। तो ओके, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।